कक्षा 11 की रसायन विज्ञान क्लासेस में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि पिछली क्लासेस की तरह ये भी आपके ज्ञानवर्धन में बहुत सहयोगी रहेगी। आप सभी लोगों ने मेरा जो उत्साह बढ़ाया है और सहयोग किया है और इन क्लासेस की गुणवत्ता में सुधार आप लोगों के द्वारा सलाह मिलने पे हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे साथी श्री अरविंद शर्मा जी जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे, और हमारे प्रधानाचार्य रसायन विज्ञान के श्री विनोद जी। विषय पे आते हुए अब हमारा जो विषय है वो यूनिट 2 है। आपको याद होगा कि पहले यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमने सभी प्रकार से थ्योरी को पढ़ा और उसमें न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न भी किए। अब आपके सामने जो दूसरी यूनिट है परमाणु संरचना, उसका पाठ्यक्रम आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, और इसके आधार पर क्लासेस से पहले आप दीक्षा ऐप के द्वारा जो पुस्तकें आपको सहज सुलभ हैं या अन्य किसी माध्यम से आप पहले से कुछ पढ़ें और तैयार रहें। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो है द्रव्य या पदार्थ। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे या जिसमें भार हो उसको हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा मैंने इसलिए शामिल की कि परमाणु से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पदार्थ और द्रव्यमान ये सभी चीज़ें हैं। कुर्सी, मेज, टेबल, आप किसी भी पदार्थ को लें, किसी भी द्रव्य को लें, ये सभी द्रव्य होते हैं। यहाँ ध्यान रखना, द्रव्य का मतलब मैटर से है, यानी पदार्थ। वो द्रव लिक्विड या तरल नहीं है। इस अंतर को आप अपने दिमाग में स्पष्ट रखें। तो वह जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अब अगली आपकी चीज़ जो है वो है परमाणु की परिभाषा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। एटम, ये जो ग्रीक भाषा के वैज्ञानिक थे, और ग्रीक में ए शब्द का अर्थ होता है नहीं, और TOM इस शब्द का अर्थ होता है विभाजित, यानी जो डिविजिबल नहीं है, जो अविभाज्य है, उसे हम क्या कहेंगे? एटम। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के समय में जो था कि द्रव्य का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन के समय की परिभाषा है कि परमाणु अविभाज्य है और वो किसी भी द्रव्य या पदार्थ का सबसे छोटा कण है। आगे देखिए, मैंने अपने नोट्स में लाल रंग से ये बात लिखी है कि आने वाले समय में, यानी डाल्टन के बाद, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने ये सिद्ध कर दिया कि परमाणु अविभाजित नहीं है, उसके भी भाग होते हैं, और उन्होंने 3 भागों में इसको ज्ञात किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के रूप में। इलेक्ट्रॉन जो था उसकी खोज जे थॉमसन ने की। पीछे मैंने इसमें दिया है 1897 में। इसे E- या खाली E के द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस पर निगेटिव आवेश होता है, जैसा कि टेबल में आप देख रहे हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका द्रव्यमान किलोग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में भी मैंने टेबल में शामिल किया। इसी तरह से प्रोटॉन का भी, जिसका प्रतीक है P, पॉजिटिव कण है, आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन में होता है, और इनके भी द्रव्यमान किलोग्राम और AMU दोनों ही यूनिटों में मैंने दिए हैं। इनके जो खोजकर्ता थे उन्होंने 1919 में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। उसके बाद न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और इसका द्रव्यमान और किलोग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में मैंने इस टेबल में शामिल किया है। इनकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी
सन 1932 में। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित वे तथ्य हैं जिन्हें आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा। इससे संबंधित जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो उनसे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं जो हमेशा याद रखने वाली थीं, जैसे परमाणु क्रमांक। यहाँ ध्यान देना इनके प्रतीक चिन्ह पर भी। परमाणु क्रमांक को हम Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आगे जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें थॉमसन मॉडल आएगा, और थॉमसन मॉडल ने ही ये बात सिद्ध हुई थी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणुओं की और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो उसी के आधार पर ये नया टर्म आपको मिला, परमाणु क्रमांक। अर्थात किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगला टर्म है द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे दो टर्म एक साथ में प्रयोग करना चाहूँगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान, और वो भी इसलिए कि ज़्यादातर हम लोग इनके स्वरूप में अंतर नहीं कर पाते। अगर आप गौर करेंगे और इस परिभाषा को ठीक से याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इसके अंतर को बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यहाँ नंबर्स की बात है, ये ध्यान रखना। प्रोटॉनों के नंबर और न्यूट्रॉनों के नंबर, इन दोनों को जोड़ दें तो वो द्रव्यमान संख्या बन जाती है। जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या है कि उसमें उपस्थित तीनों प्रकार के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के भार को जोड़ के जो कुल भार है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इस अंतर को आप निश्चित तौर पर हमेशा याद रखें कि परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। द्रव्यमान संख्या में केवल नंबर्स हैं और परमाणु द्रव्यमान में भार शामिल हैं। द्रव्यमान संख्या में केवल दो ही कणों के नंबरों का योग है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जबकि परमाणु द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का भार शामिल है। अगला टर्म जो है वो है समस्थानिक। समस्थानिक, जैसा कि पिछले रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा वाले पाठ में भी हम इसका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जिक्र कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर साफ है बिल्कुल कि जहाँ परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक उदाहरण के रूप में 1H1, 1H2 और 1H3 को मैंने इसमें शामिल किया है। इसी प्रकार संभारिक, संभारिक जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि क्या चीज़ समान होनी चाहिए इसमें, भार, यानी परमाणु द्रव्यमान तो समान होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहेंगे, संभारिक। उदाहरण भी मैंने लिए हैं, एक हाइड्रोजन है इसमें और दूसरी हीलियम है, 1H3 और 2H3। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, तो 3 ये समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो नीचे होता है 1 और 2 ये क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार समन्यूट्रॉनिक, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, ध्यान रखना, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण में मैंने एक हाइड्रोजन के समस्थानिक को यूज किया है और एक हीलियम के। अब यहाँ भी ध्यान देने की बात है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1H2, तो 1 क्या है, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या है, और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जोड़। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम 2 में से 1 घटाएं तब भी 1 आएगा, यानी न्यूट्रॉन इसमें कितने, 1 न्यूट्रॉन है। 2He3, इसमें भी 3 में से 2 घटाएं तब भी 1 आएगा, यानी इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो इस तरीके से इनमें समान न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसलिए इन्हें हमने क्या कहा, सम न्यूट्रॉनिक। एक बार फिर आपको बता दूं कि नीचे जैसे 1H2 है तो 1 जो है वो क्या है, आपका परमाणु
क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या है। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका परमाणु द्रव्यमान है, यानी इसमें तीनों की संख्या है। तो अगर वो घटा दें तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। आज के इस क्लासेस में इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि अगले विषय काफ़ी विस्तार लिए हुए हैं। हमें थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के मॉडलों का जिक्र करना है। अगर हम उन्हें यहाँ शामिल करेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप इन्हें याद करेंगे, समझेंगे, और फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है या कोई संदेह रहता है तो वो आप व्हाट्सएप पर लिखकर मुझसे दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।